अवनी खामोशी से बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाथ निचले हिस्से पर रखा हुआ था। चेहरे पर बेचैनी और आंखों में पिछले 7 दिनों की थकावट साफ दिखाई दे रही थी। जब दरवाज़ा खुला और सामर्थ कमरे में दाखिल हुआ, अंदर आते उसने शर्ट के 2 बटन खोले और सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज आखिरी रात है अवनी। मुझे तुम्हें हर कीमत पर प्रेग्नेंट करना ही है। आज तो मेरा साथ हर कीमत पर दोगी। मुझे किसी भी तरह की ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनते ही अपनी घबरा कर उठ बैठी। आंखों में आंसू तैरने लगे। प्लीज ऐसा मत करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके अंदाज को देखकर अपनी की जान निकलने पर आ गई थी। सामर्थ ने उसके करीब बैठते हुए बेहद ही सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ना बुखार है ना खांसी, फिर क्या हुआ है तुम्हें? अवनी ने नजरें झुका ली, उंगली आपस में उलझाते हुए धीमी आवाज में बोली, मेरी नाजुक जगह पर सूजन आ गई है, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप आज मेरे करीब आए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। सामर्थ के चेहरे पर जरा भी नरमी ना आई। वो नफरत से हंसा था। भाड़ में जाए तुम्हारी तकलीफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। पूरी हवेली ने मेरी जान खाई हुई है कि हर कीमत पर तुम्हें यहाँ से जाने से पहले प्रेग्नेंट करके जाऊं, वरना वो लोग मुझे वहाँ सुकून से रहने नहीं देंगे। और आज आखिरी रात है। अवनी की आंख से आंसू बह निकले थे। 7 दिन से आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। सुबह शाम मैंने कुछ नहीं कहा। आपने जो कहा मैंने माना। कभी आपसे शिकायत नहीं की। मगर आज मत करें। भगवान के लिए मत करें। मेरी हालत बहुत ही नाजुक है। आई डोंट केयर। सामर्थ ने फौरन उसकी बात काट दी। नखरे उस पति को दिखाए जाते हैं जो पत्नी के नखरे बर्दाश्त करे। मुझे ना तुमसे कोई लेना है ना देना, और ना मैं तुम्हारे ये नखरे उठाने वाला हूँ। जो बोल रहा हूँ उसे बर्दाश्त करो। अवनी ने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे इसके सामने बैठा शख्स वही ना हो जिसके सामने वो बीते 7 दिनों से खामोशी से सब कुछ सहती आई थी। आपको जरा भी ख्याल नहीं आता कि मैं इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सामर्थ ने नजरें फेर लीं। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि कल मुझे यहाँ से जाना है, और जाने से पहले मुझे ये यकीन चाहिए कि तुम मेरे बच्चे की माँ बन चुकी हो। बाकी की बातें मेरे लिए बेमानी हैं, लेकिन अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो। इस बार उसकी आवाज़ कांप गई थी। सामर्थ पल भर खामोश रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अवनी ने आंसू साफ करते हुए सिर हिलाया। आपको कैसे मालूम? आपने कभी मेरी तकलीफ समझने की कोशिश नहीं की। बस। सामर्थ की आवाज़ सख्त हो गई। मुझे बहस नहीं करनी। अवनी ने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए थे। मैं बहस नहीं कर रही, सिर्फ आपसे एक रात की मोहलत मांग रही हूँ। सिर्फ आज मुझे छोड़ दें। अगर मेरी हालत बेहतर हुई तो जो कहेंगे मान लूंगी। सामर्थ ने इसे चंद लम्हे देखा, मगर इसके चेहरे पर रहम की बजाय वही जिद कायम रही। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है। ये कहते वो उसकी गर्दन पर झुक गया था, जबकि वो दर्द से आंखें बंद कर चुकी थी। जानती थी सामने बैठा शख्स सिर्फ एक जालिम मर्द है, जिसे सिर्फ अपनी सुकून चाहिए होता है और अपने मर्द होने का सबूत। धीरे धीरे वो इस पर किसी काले बादल की तरह छाता जा रहा था। कई दफ़ा इसने विरोध किया क्योंकि जानती थी कि अब अगर इसका पति इसकी गहराई में उतरा तो इसकी जान ही निकल जाएगी। मगर कुछ ही देर बाद वो अपना आप उसके सुपुर्द कर चुकी थी। जानती थी वो कुछ भी कर ले, सब कुछ बेमतलब सा है। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी। इन दोनों की शादी परिवार के दबाव में हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से लंदन में गुजार रहा था, मगर उसके पापा महेश जी चाहते थे कि इसकी शादी इनके दोस्त की बेटी अवनी से हो, और अपने पापा के हुक्म पर वो सिर्फ 7 दिनों की रिटर्न टिकट लेकर लंदन से आया था और कल उसकी वापसी थी। घर वालों की डिमांड थी कि उन्हें पोता चाहिए, और इसी वजह से वो इस मासूम को तकलीफ दे रहा था। इस बात से अनजान कि इसकी गलती कितनी जल्दी इसके लिए सजा बनने वाली है। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ रोशन हुआ था। वो मासूम इसके सीने पर ही सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। कुछ लम्हे वो इसका मासूम चेहरा देखता रहा। कल रात कितनी दफ़ा इसने मना किया था, कितना रोई थी, मगर वो जालिम बना था। अपनी शिद्दतें उस पर लुटाता रहा था।
उसकी गर्दन पर मौजूद निशान और उसके सीने पर निशान देखकर एक लम्हे के लिए उसने नजरें चुराई थी, मगर दूसरे लम्हे वो उठा था और सीधा बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो अब तक वो गहरी नींद में सो रही थी। एक आखिरी नज़र इसने अवनी के होश उड़ाते रूप पर डाली थी और अपना सामान लेकर निकल गया था, जबकि पीछे वो मासूम एक ऐसी तकलीफ में थी जो किसी से बता भी नहीं सकती थी। दोपहर के 3 बजे सुमित्रा जी अवनी के कमरे में दाखिल हुई थी। इरादा इसको डांटने का था कि तुम्हारा पति लंदन चला गया और तुम इसे सी ऑफ करने के लिए कमरे से बाहर तक नहीं आई, लेकिन जैसे वो कमरे में दाखिल हुई एक लम्हे के लिए ठिठकी थी। वो अभी तक इसी बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, जैसे कई घंटों से अपने शरीर को संभालने की हिम्मत भी इसके अंदर बाकी ना रही हो। उसके वजूद पर ठीक से कपड़े तक नहीं थे और वो कंबल में खुद को समेटे बेहोशी की हालत में आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। सुमित्रा जी की नज़र उस पर पड़ी तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। हे भगवान, मेरे बच्चे ने ये क्या कर दिया। वो फौरन उसके करीब गई और नरमी से उसके सिर पर हाथ रखा। अवनी बेटा। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने झुककर उसका चेहरा देखा। उसके होठ सूखे हुए थे और चेहरे की रंगत ऐसी पीली पड़ चुकी थी कि सुमित्रा जी के दिल में अजीब सा खौफ उतरने लगा। बेटा आंखें खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अवनी ने बामुश्किल पलकें उठाई। माँ जी। इस एक शब्द में इतनी कमजोरी थी कि सुमित्रा जी की आंखें भर आईं। क्या हुआ मेरी बच्ची, इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है तुम्हारी। अवनी जवाब देने के बजाय दोबारा आंखें बंद करने लगी। तो ऐसे में सुमित्रा जी की नज़र सफ़ेद कंबल पर पड़ी, जहां लाल धब्बे फैल चुके थे। इनका दिल जोर से धड़का था। उन्होंने घबरा कर कंबल एक तरफ किया तो बेडशीट भी खून से सन गई थी। हे भगवान, उनके मुंह से अचानक निकला था। उन्होंने फौरन अवनी को देखा तो उसकी गर्दन और सीने पर पड़े निशानों ने इसके दिल को और भी दहला दिया था। अवनी, ये क्या हुआ। अवनी ने नजरें चुरा लीं, जिसे बोलने की हिम्मत भी ना हो। सुमित्रा जी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे बताओ बेटा, कहाँ दर्द हो रहा है। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले थे। माँ जी, बहुत दर्द है। कहाँ। नीचे। वो शर्मिंदगी और तकलीफ से कांप गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर फटा जाएगा। उठा भी नहीं जा रहा मुझसे। सुमित्रा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तुम्हें खून भी आ रहा है। अवनी ने वह मुश्किल सिर हिलाया। रात से, मगर अब ज़्यादा हो गया है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अवनी की आंखों में बेबसी उतर आई। कैसे बताती माँ जी, वो तो चले गए। सुमित्रा जी कुछ लम्हे उसे देखती रहीं, फिर उनकी आवाज़ भर गई। मेरा बेटा इतना कठोर कैसे हो गया। मैंने कभी उसे ये नहीं सिखाया था कि किसी की ऐसी हालत देखकर आंखें बंद कर ले। अवनी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। माँ जी, उनसे कुछ मत कहना, वो नाराज़ हो जाएंगे। सुमित्रा जी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है बेटा। तुम्हारी हालत देख रही हूँ मैं। तुम्हें तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अवनी ने उठने की कोशिश की तो दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से सिसकियां निकल गई थीं। सुमित्रा जी ने फौरन इसे थाम लिया। आराम से, बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करनी। वो इसे सहारा देकर बाथरूम तक लेकर गई। हर कदम पर अवनी का चेहरा तकलीफ से सिकुड़ रहा था। माँ जी, मुझे चला नहीं जा रहा। मैं हूं ना, मेरा सहारा लो, बस थोड़ा सा। डॉक्टर के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सुमित्रा जी ने उसे साफ होने और कपड़े बदलने में मदद की थी, मगर जब अवनी दोबारा बाहर आई तो कुछ कदम चलते उसके घुटने जवाब देने लगे। माँ जी। वो लड़खड़ाई तो सुमित्रा जी ने फौरन इसे बाजुओं से थाम लिया था। बस अब एक कदम भी अकेले नहीं चलना, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। वो उसे सहारा देकर कमरे से बाहर निकली थी कि सामने आदित्य हवेली में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। माँ और अवनी को इस हालत में देखते ही वो ठिठक गया। माँ जी, क्या हुआ है। अवनी को क्या हुआ। सुमित्रा जी की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ गए। शुक्र है तुम आ गए आदित्य। तुम्हारा भाई इंसान नहीं, दरिंदा है। आदित्य के चेहरे के रंग बदल गए। माँ जी, हुआ क्या है। इस मासूम को इस हालत में छोड़कर चला गया है। खून बह रहा है। इसके लिए खड़ा होना मुश्किल है। वजूद पर जगह जगह निशान है और वो इसे यूं ही छोड़कर लंदन चला गया। आदित्य ने अवनी की तरफ देखा। वो बेजान सी सुमित्रा जी का सहारा लिए खड़ी थी।
माँ जी, आप एक शब्द भी मत कहिए, पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो फौरन आगे बढ़ा और अवनी को बहुत ही संभाल के सहारा दिया। अवनी, घबराइए नहीं, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अवनी ने बामुश्किल कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य की आंखों में गुस्सा उभरा था, मगर उसने लहजा नर्म रखा। पता है, आप बस हिम्मत रखें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुमित्रा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जल्दी करो बेटा। माँ जी, आप फिक्र ना करें, लेडी डॉक्टर से चेक करवाएंगे। वो अपनी को गाड़ी तक लेकर गया, बहुत ही आराम से उसे बिठाया था। फिर सुमित्रा जी के साथ बैठकर हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी, जबकि पिछली सीट पर आंखें बंद किए अपनी सिर्फ इतना सोच रही थी कि वो जिंदा बच पाएगी या नहीं। एक लंबी दूरी तय करके वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आदित्य सीधा अवनी को फौरन इमरजेंसी में लेकर गया था। डॉक्टर ने उसकी हालत देखते ही ज़्यादा सवाल किए बगैर उसे अंदर शिफ्ट करवा दिया था। अब सुमित्रा जी और आदित्य इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी से खड़े थे। दोनों की नज़रें बार बार उस दरवाजे पर उठ रही थीं, जिसके पीछे अवनी का इलाज जारी था। आदित्य के दिमाग में बार बार बचपन की वही मासूम सी लड़की घूम रही थी, जो उसके पापा के दोस्त की बेटी थी और बरसों से उसके घर का हिस्सा थी। सामर्थ्य तो 20 बरस की उम्र में लंदन चला गया था, मगर आदित्य ने अवनी को अपने सामने बड़ा होते देखा था। उसकी शरारतें, उसकी मासूम बातें, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, सब इसके लिए हमेशा खास रही थी। मगर आज इसे इस हालत में देखकर उसके दिल में अपने भाई के लिए गुस्सा और नफरत उतर रही थी। हे भगवान, इसने ये क्या कर दिया? आदित्य ने अचानक मुट्ठियां भींच ली थीं। सुमित्रा जी ने आंसू पोंछते हुए उसे देखा था। आदित्य, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आदित्य ने नफरत से उनकी तरफ देखा था। माँ जी, आज ये बात मत कहिए, मैंने अपनी आंखों से अवनी की हालत देखी है। सुमित्रा जी ने सर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना जालिम बन जाएगा। अगर वो ऐसा जुल्म करने का इरादा रखता था तो मैं कभी अपनी मासूम सी बच्ची की शादी इसके साथ ना करवाती। आदित्य सख्त लहजे में बात कर ही रहा था कि इतने में इमरजेंसी का दरवाज़ा खोला और डॉक्टर बाहर आ गए। दोनों फौरन उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब, अपनी कैसी है? आदित्य ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर बहुत ही गंभीर लहजे में बोली, अभी उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन इसे काफ़ी चोट लगी है और खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है। सुमित्रा जी का चेहरा पीला पड़ गया। खून? लेकिन वो इतनी देर से वहाँ थी। डॉक्टर ने उन्हें देखते हुए कहा, हमने ट्रीटमेंट शुरू करते ही खून बहने को कंट्रोल करने की कोशिश की है और ज़रूरी मेडिकल केयर दी है। फिलहाल उसकी हालत बेहतर है, लेकिन इसे बहुत आराम की ज़रूरत होगी। आदित्य ने फौरन पूछा, ये सब हुआ कैसे डॉक्टर? डॉक्टर पल भर खामोश रही, फिर संभल कर बोली, अंदर अवनी ने हमें बताया कि इसे पहले काफ़ी तकलीफ थी, मगर कल रात उसने अपने पति को अपने पास आने से मना भी किया था, लेकिन उसे बहुत तेज़ दर्द महसूस हो रहा था। इसके बावजूद रिश्ता बनाया गया, जिसके नतीजे में इसके पहले से प्रभावित हिस्से को और चोट पहुंची और खून बहना बढ़ गया था। सुमित्रा जी ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हे भगवान, डॉक्टर ने आगे कहा, मैं साफ कह दूं, ऐसी हालत में जब मरीज को दर्द, सूजन या खून आ रहा हो तो रिश्ता बनाने से परहेज ज़रूरी होता है। इस वक्त इसका शरीर पहले से तकलीफ में था और दबाव ने स्थिति खराब कर दी। हमने खून बहने के रोकने के लिए इलाज किया है, इसे ड्रिप भी लगाई गई है क्योंकि वो इमरजेंसी और खून की कमी का शिकार है। सुमित्रा जी की आवाज़ कांप गई। डॉक्टर, इसका पति तो लंदन चला गया है, अब कई महीनों बाद ही वापस आएगा। डॉक्टर ने अफसोस से सिर हिलाया। ये तो और भी अफसोस की बात है, लेकिन आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि पत्नी की सहमति और सेहत को नज़रअंदाज करना किसी सूरत सही नहीं है। इस लड़की की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर समय पर इसे हॉस्पिटल न लाया जाता तो ज़्यादा खून बहना खतरनाक साबित हो सकता था। वो आपका बेटा है। उन्होंने सर हाँ में हिलाया तो डॉक्टर अफसोस से बोली, माओ का फ़र्ज होता है अपनी औलाद को ये बात समझाना कि आने वाली लड़की इंसान है, जानवर नहीं। मगर अफसोस, ऐसा कभी होता ही नहीं है। सुमित्रा जी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आंखों से आंसू बहने लगे थे। आदित्य फौरन बोल उठा, डॉक्टर, मेरी माँ को कसूरवार मत ठहराइए।
सामर्थ कोई बच्चा नहीं है, 28 साल का बालिग मर्द है। इसे खुद समझना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। आप बस मुझे ये बताएं कि अब अवनी कैसी है। डॉक्टर के लहजे में कुछ नरमी आ गई। अब काफ़ी बेहतर है। हमने तुरंत इलाज कर दिया है, लेकिन अब इसे बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। ड्रिप पूरी होने के बाद अगर इसकी हालत इसी तरह बेहतर रही तो आप इसे घर ले जा सकते हैं, मगर इसे पूरी तरह से बेड रेस्ट देना होगा। कोई शारीरिक मेहनत नहीं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तक डॉक्टर इजाज़त ना दे, रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर दोबारा खून आए, तेज़ दर्द हो, चक्कर आए या कमज़ोरी बढ़े, तो फ़ौरन हॉस्पिटल वापस आइएगा। आदित्य ने फ़ौरन सर हिला दिया। जी डॉक्टर, मैं खुद ख्याल रखूंगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य ने सुमित्रा जी की तरफ देखा तो वो वही बेंच पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। आदित्य, मेरी बच्ची ने क्या कुछ सहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सामर्थ्य ने ऐसा क्या ही क्यों है। आदित्य भी अपनी आंखों में आए आंसू रोक ना सका। वो माँ के बराबर में बैठ गया और धीरे से इनका हाथ थाम लिया। माँ जी, अभी रोने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें अवनी के साथ खड़ा होना है। सुमित्रा जी ने आंसुओं के बीच में उसे देखा था। क्या वो मुझे कभी माफ करेगी? आदित्य ने गहरी सांस ली। वो आपसे नाराज नहीं होगी माँ जी, मगर सामर्थ को अपने किए का जवाब जरूर देना होगा। सुमित्रा जी ने आंखें बंद कर ली और बस इतना कह सके, काश मैं इसे पहले समझा पाती। आदित्य ने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब जो होना था हो गया माँ जी, अब हम अपनी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रा जी ने सर हाँ में हिलाया था, और वहीं बैठे बैठे वो एक मजबूत फैसला ले चुकी थी। रात को हॉस्पिटल से वापस आने के बाद सुमित्रा जी ने अवनी को कमरे में आराम से लिटा दिया था, और तब से लगातार उसके पास ही रही थी। कभी दवा देती, कभी पानी पूछती, और अब अपने हाथों से इसे खाना खिला रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ रोक लिया और बहुत ही धीरे से बोली, अवनी, एक बात पूछूं तुमसे। उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा। जी माँ जी, कहें। सुमित्रा जी ने कुछ देर तक उसके चेहरे को देखा, जैसे सवाल करने से पहले खुद को मजबूत कर रही हूँ। फिर धीमी आवाज में पूछा, मुझे सच बताना, कल रात जब सामर्थ तुम्हारे पास आया था, क्या तुमने उसे मना किया था? अवनी के हाथों में पकड़ा पानी का गिलास वहीं रुक गया। उसने नजरें झुका ली और कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मैंने बहुत मना किया था माँ जी, समझाया था उन्हें। इसकी आवाज़ भर आई थी। मैंने कहा था कि आज मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही कि अगर उन्होंने मेरी बात ना मानी तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई और आंखों में आंसू बहने लगे। सुमित्रा जी ने फौरन पलटकर प्लेट एक तरफ रखी और उसका हाथ थाम लिया। बस बेटा, रोना मत, मुझे सिर्फ सच जानना था। अवनी ने आंसू साफ किए, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुमित्रा जी ने कुछ देर उसे देखा, फिर पूछा, क्या सिर्फ वंश आगे बढ़ाने की बात थी या इसके पीछे कोई और बात थी? अवनी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उनका कहना था कि घर वाले इन पर पोते का दबाव डाल रहे हैं। सुमित्रा जी का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? सब ये कह रहे थे कि वो लंदन जाने से पहले मुझे प्रेग्नेंट करके जाएं। इनका कहना था कि अगर वो मुझे माँ बनाकर गए तो घर वाले इन पर और दबाव नहीं डालेंगे। सुमित्रा जी के हाथ अचानक ढीले पड़ गए। वो कुछ पल बिल्कुल खामोश रहीं, जैसे अवनी की बातों ने इनके अंदर कोई दरवाज़ा खोल दिया हो जिसके पीछे इनकी अपनी गलती खड़ी थी, क्योंकि इस ख्वाहिश में इनका भी हिस्सा था। उन्होंने भी अपने बेटे से पोते की बात की थी, मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी ये ख्वाहिश किसी मासूम लड़की की सेहत और इज्जत की इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। इनकी आंखों से आंसू निकल आए। अवनी, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा। अवनी ने हैरत से उन्हें देखा। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं माँ जी? सुमित्रा जी ने उसका हाथ दोनों हाथों में ले लिया, क्योंकि शायद मैं भी इस सब की जिम्मेदार हूँ। मैंने भी अपने बेटे से पोते की ख्वाहिश की थी। मैंने भी उसे जल्दी करने को कहा था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था
कि वो तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी तकलीफ को नज़रअंदाज कर देगा। अवनी ने कुछ कहना चाहा मगर सुमित्रा जी ने नरमी से इसे रोक दिया। नहीं, आज मुझे तुम्हारी बात सुननी है। उन्होंने उसकी उंगलियां सहलाते हुए पूछा, अवनी, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। क्या तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हो जो दूसरों की बात को तुम्हारी सेहत और तुम्हारी मर्जी से ज्यादा अहमियत देता है? अवनी का चेहरा अचानक बुझ सा गया था। उसने सर झुका लिया। माँ जी, मुझे नहीं मालूम। घबराओ मत। सुमित्रा जी ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारे सामने इस वक्त तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ बैठी है। सिर्फ तुम्हारे पति की माँ नहीं। मुझे सच बताओ, जो दिल में है वो कहो। अवनी के सब्र का बांध टूट गया। जो सलूक उन्होंने 7 दिन मेरे साथ रखा था, कोई जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता। माँ जी, मैं हर रात डरती रही हूँ, हर बात खुद को समझाती रही हूँ कि शायद आज वो मेरी तकलीफ समझ जाएंगे, मगर वो नहीं समझे। मैं अब थक गई हूँ। सुमित्रा जी ने उसके आंसू साफ किए। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई प्यार बाकी है? अवनी ने फौरन जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिर बहुत ही धीरे से बोली, मुझे सिर्फ डर याद आता है माँ जी, प्यार नहीं। मुझ में हिम्मत नहीं है कि इस रिश्ते को आगे कायम रख सकूं। सुमित्रा जी का दिल भर आया था। उन्होंने इसे अपने सीने से लगा लिया। बस, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत कुछ सह लिया है। अब अपनी माँ पर भरोसा रखो। अवनी ने सिसकते हुए पूछा, आप क्या करेंगी? सुमित्रा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो भी फैसला करूंगी तुम्हारे हक में करूंगी। इस बार किसी घर, किसी रिश्ते और किसी ख्वाहिश से पहले तुम्हारी जिंदगी देखी जाएगी। अवनी ने खामोशी से सिर हिला दिया। सुमित्रा जी ने इसे पानी पिलाया, कंबल ठीक किया और प्यार से बोली, अब तुम आराम करो। तुम्हें ठीक होना है, बाकी सब बातें बाद में होंगी। अवनी ने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में थकावट की वजह से सो गई। सुमित्रा जी काफी देर तक उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं, फिर झुककर उसके माथे पर चूमा और धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बच्ची को कोई दोबारा तकलीफ नहीं देगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी, मगर इस बार इनके दिल में सिर्फ सामर्थ्य की मां होने का एहसास नहीं था, एक ऐसी औरत का दुख भी था जिसे पहली दफा अंदाजा हुआ था कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने किस मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और अब वो सब कुछ ठीक करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। 3 दिन बाद सुमित्रा जी कई दफा सामर्थ को फोन कर चुकी थी, मगर हर बार घंटी बजने के बाद कॉल कट जाती और उनके हाथों में पकड़ा मोबाइल खामोश हो जाता। आखिरकार उन्होंने थक कर आंखें बंद की और कुछ पल सोचने के बाद मोबाइल दोबारा से उठाया। उंगलियां कांप रही थी, मगर इस बार दिल में एक फैसला मजबूत हो चुका था। उन्होंने मैसेज लिखना शुरू किया, बेटा, तुम शायद इसलिए मेरी कॉल नहीं उठा रहे कि तुम्हें लगता है मैं तुमसे अवनी के हक की भीख मांगूंगी, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि अवनी किसी और को चाहने लगी है, इसलिए उसे तलाक दे दो। यकीन करो, यही तुम्हारे और उसके हक में बेहतर होगा। मैसेज पूरा करके उन्होंने उसे देखा, जैसे दिल आखिरी बार उन्हें रोक रहा हो। फिर उन्होंने सेंड का बटन दबा दिया, मोबाइल एक तरफ रखा और आंखें बंद कर लीं। मगर आंखें बंद करते ही अवनी का चेहरा सामने आ गया, उसकी कमजोर आवाज़, आंखों में खौफ और वो सवाल जो बार बार खुद से पूछ रही थी कि क्या उन्होंने अपने दोस्त की बेटी जैसी लड़की के साथ इंसाफ किया था। उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले थे। हे भगवान, मेरी बच्ची के हक में जो बेहतर हो वही करना। दूसरी तरफ लंदन में सामर्थ अपने ऑफिस में काम में बिजी था जब मोबाइल पर आने वाले मैसेज की आवाज़ ने इसका ध्यान तोड़ा था। उसने बेदिली से फ़ोन उठाया, मगर माँ का नाम देखते माथे पर सिकन आ गई। मैसेज खोला तो कुछ लाइनें पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। ये क्या बेहूदगी है, उसने अचानक मोबाइल मेज पर दे मारा, मगर अगले लम्हे दोबारा उठा लिया, जैसे यकीन करना चाहता हो कि उसने सही पढ़ा है। अपने किसी और को चाहने लगी है। इसके अंदर जैसे कुछ जल उठा था। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे और उसकी माँ इसे बता रही थी कि इसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द को पसंद करने लगी है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने दांत भींचते हुए कहा, 10 दिन भी नहीं हुए और इसे तलाक चाहिए।
उसके दिमाग में पिछले 7 दिनों के मंजर एक-एक करके उभरने लगे, मगर गुस्से ने हर ख़्याल को दबा दिया। वो मेरी पत्नी है और अब वो किसी और को अपने लिए चुनेगी। उसने फ़ौरन अपने मैनेजर का नंबर मिलाया। कॉल उठाते ही सख्त लहज़े में बोला, "आज ही इंडिया की फ़्लाइट की टिकट बुक कराओ, मुझे वापस जाना है।" मैनेजर ने हैरत से कहा, "सर, आज की फ़्लाइट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मैं भी चेक करवाता हूँ।" सामर्थ की आवाज़ अचानक गरज उठी थी। "मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि आसानी से मिलेगी या नहीं। जितनी जल्दी हो सके करो। मुझे आज के आज वापस पहुंचना है।" "जी सर, मैं अभी देखता हूँ।" कॉल ख़त्म हुई तो सामर्थ अपनी जगह से उठा और कुछ कदम चलकर दोबारा रुक गया। गुस्सा उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। वो किसी और को चाहती है, ये ख्याल इसे अंदर तक चुभ रहा था। हालांकि कुछ दिन पहले तक ये शादी इसे अपने गले का फंदा लगती थी। वो खुद इसे एक बोझ समझता था, मगर अब जब किसी दूसरे मर्द का ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसका ईगो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तलाक चाहिए उसे। वो नफरत से मुस्कुराया, "इतनी आसानी से नहीं मिलेगी।" कुछ देर के बाद मोबाइल दोबारा से बज उठा था। मैनेजर की कॉल थी। "सर, टिकट बुक हो गई है। आज रात की फ़्लाइट है।" सामर्थ ने छोटा सा जवाब दिया, "ठीक है।" फ़ोन बंद करके वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ा, अलमारी खोली और जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगा। बेशक उसके हाथ कपड़े समेट रहे थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, "अपनी किसी और की कैसे हो सकती है?" उसे भी नहीं मालूम था कि इंडिया वापसी पर उसे जिस हकीकत का सामना करना था, वो उसके गुस्से से कहीं ज़्यादा कड़वी थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। अगले दिन रात के 2 बजे अवनी गहरी नींद में थी कि अचानक इसे अपने शरीर के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। नींद और थकावट की वजह से पहले तो इसे लगा शायद ये कोई सपना है, मगर अगले ही लम्हे किसी के शरीर की गर्मी इसके करीब महसूस हुई तो उसकी आंखें फौरन खुल गईं। उसने घबरा कर पलट कर देखा और अगले ही लम्हे इसके मुंह से चीख निकल गई, "सामर्थ!" बिस्तर पर उसके बराबर सामर्थ बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। अवनी डर के मारे फौरन पीछे हटी, मगर उठते ही शरीर के निचले हिस्से में ऐसी तेज तकलीफ उठी कि उसके कदम लड़खड़ा गए और वो बिस्तर से नीचे बैठ गई थी। दोनों हाथ अचानक अपने निचले हिस्से पर रख लिए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए जबकि सामर्थ्य से घूर कर देख रहा था। वो भीगी हुई आवाज में बोली, "आप यहाँ कैसे आ गए?" सामर्थ्य ने उसे घूरते हुए कहा, "किस मर्द को पसंद कर लिया तुमने? मेरे जाने के सिर्फ 3 दिन बाद ही, और इतनी हिम्मत भी आ गई कि मेरी माँ के जरिए मुझे ये कहलवाया जा रहा है कि तुम किसी और को चाहती हो?" अवनी ने दर्द से कांपते हुए सिर उठाया, "मैंने किसी को नहीं चाहा। तो फिर मेरी माँ ने झूठ क्यों बोला? मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा, मगर मैंने किसी दूसरे मर्द का नाम तक नहीं लिया।" सामर्थ्य बिस्तर से उतरकर उसके करीब आया, "तलाक चाहिए तुम्हें?" अवनी ने खौफ से पीछे होते हुए कहा, "मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपके साथ और नहीं रह सकती।" वो नफरत से हंसा, "यानी बात वही है, तुम्हें तलाक चाहिए?" अवनी ने आंखों में आंसू लिए कहा, "हाँ, क्योंकि आपने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।" उसके चेहरे पर एक लम्हे को सख्ती और गहरी हो गई। "आज तुम्हें एक बार फिर अपनी मर्दानगी का सबूत देता हूँ, फिर खुद पूछूंगा कि तलाक चाहिए या नहीं।" ये कहते वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा तो अवनी ने फौरन दोनों हाथ आगे कर दिए, "खबरदार सामर्थ, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं चीख चीख कर पूरी हवेली को जमा कर लूंगी।" सामर्थ रुक गया। "मुझे धमकी दे रही हूँ?" "धमकी नहीं दे रही, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ।" उसकी आवाज़ आंसुओं से भीग गई थी। "आपको पता भी है आप क्या हालत करके गए थे मेरी? मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे शरीर से खून बह रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे पूरी तरह से आराम चाहिए, और आप आज फिर मेरे सामने खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।" सामर्थ्य ने सख्त लहजे में कहा, "मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम पर हक रखता हूँ।" अवनी की आंखों में पहली बार डर के साथ गुस्सा भी उभरा था। "पत्नी जरूर हूँ, लेकिन इससे पहले एक इंसान भी हूँ। आपने मेरे शरीर को अपनी मर्जी समझ लिया है, मेरी तकलीफ को नखरा, मेरे विरोध को जिद, मगर अब नहीं।
अपने पति से इस लहजे में बात करोगी? जब पति अपनी पत्नी की जान की परवाह ना करे तो वो हक भी खो देता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। सामर्थ्य ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे मेरे हक सिखाओगी? अपनी दीवार से जा लगी। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मेरे करीब मत आइए। मैं अभी भी तकलीफ में हूँ। अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी है तो मुझे आज और मत तोड़िए। इस समय बाहर से कदमों की आवाज आई और दरवाजा अचानक से खुल गया। आदित्य अंदर दाखिल हुआ। वो रात को पानी पीने के लिए उठा था, मगर कमरे में ऊंची आवाजें सुनकर फौरन इधर आ गया था। सामने का नजारा देखते ही उसके चेहरे के रंग बदल गए। भाई! सामर्थ ने पलटकर उसे देखा और गुस्से से दहाड़ा। तुम्हें तमीज नहीं? किसी शादीशुदा औरत के कमरे में इस वक्त दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? आदित्य एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें अवनी के आंसुओं और डरे हुए चेहरे पर थी। मुझे तमीज मत सिखाओ, पहले ये बताओ कि तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है, ये कमरा मेरा है, तो मैं इसमें क्यों मौजूद नहीं होऊंगा? उसकी बात सुनकर वो चिल्लाया, पत्नी है तुम्हारी, कोई रखेल नहीं, जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना मिटाने का जरिया समझते रहे हो। सामर्थ ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। अपनी हद में रहो। आदित्य ने उसका हाथ झटक दिया और उसका कॉलर पकड़ते हुए दांत भींचकर बोला, बेशरम इंसान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इसे बेहाल छोड़कर चले गए। तुम्हारी वजह से लड़की हॉस्पिटल तक पहुंची। इसका खून बहने से मौत के मुंह में चली गई थी। ये तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। सामर्थ्य ने इसे पीछे धकेला। मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द और नहीं। पत्नी है तो क्या इसकी जान तुम्हारी जायदाद हो गई? आदित्य की आवाज ऊंची हो गई थी। तुम्हें मालूम भी है ये 3 दिन कैसे गुजरे हैं इसके? तुम लंदन में अपनी मर्जी करते रहे और यहाँ ये दर्द से तड़पती रही। सामर्थ गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे और मेरे पत्नी के बीच में बोलने का हक नहीं है। जाओ यहाँ से। जब तुम इसकी मर्जी और सेहत दोनों कुचल दो तो मुझे हक है। ये लड़की हमारे परिवार का हिस्सा है। आदित्य ने जवाब दिया, और अगर तुमने इसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। बस सामर्थ। सामर्थ दहाड़ा, अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। आदित्य एक कदम और आगे बढ़ा। नाम तो तुम्हारा सामर्थ है, मगर आज तुमने खुद को जिस मुकाम पर खड़ा किया है वहां तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतने में दरवाजा दोबारा से खुला और सुमित्रा जी अंदर दाखिल हुई। दोनों बेटों को एक दूसरे के सामने देखकर उनकी आवाज गूंज उठी थी, बस दूर हटो। दोनों के शोर की आवाज से ही जागी थी। दोनों रुक गए। सुमित्रा जी ने पहले आदित्य को देखा, फिर सामर्थ की तरफ पलटी थी। सामर्थ, मेरे कमरे में आओ अभी। सामर्थ ने एक लम्हे के लिए माँ को देखा, फिर खामोशी से अवनी की तरफ नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। सुमित्रा जी फौरन इसके पीछे चली गई थी, जबकि आदित्य कुछ लम्हे वहीं खड़ा अवनी को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, मगर अवनी के चेहरे पर डर देखकर नर्म लहजा हो गया था। घबराओ मत, मैं बाहर हूँ। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके अपने आंसू पोंछ लिए थे, और आदित्य भी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। कुछ देर के बाद सुमित्रा जी के कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सामर्थ सामने सोफे पर चेहरे पर बहुत गुस्सा लिए बैठा था, जबकि वो बेड पर बैठी लगातार उसे घूर रही थी। आखिरकार सामर्थ ने खामोशी तोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, माँ जी, आपको किसने हक दिया मेरी और मेरे पत्नी के मामले में दखल देने का? किसकी इजाज़त से वो रात के इस पहर मेरी पत्नी के कमरे में दाखिल हुआ था? आप कुछ कहेंगे इस बारे में, या मैं खुद उससे हिसाब लूं? उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़े। ये परवरिश की है आपने उसकी। सुमित्रा जी ने ठंडी आंखों से उसे देखा। तुम्हें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि आदित्य तुम्हारे कमरे में आया, ये नजर नहीं आया कि वो वहां क्यों आया था? सामर्थ के माथे पर सिलवटें और गहरी हो गई। मुझे किसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे कमरे में रात 2 बजे दाखिल हुआ, मेरे और मेरी पत्नी के बीच में दखल दिया, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। वो औरत मेरे साथ 7 फेरे लेकर आई है। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, खास करके किसी मर्द को, कि इस तरह वो मेरे कमरे में आए। बर्दाश्त? सुमित्रा जी की आवाज़ में दुख उतर आया। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम जिस लड़की को अपनी पत्नी बोल रहे हो, तुम उसे किस हालत में छोड़कर गए थे? सामर्थ कुछ पल खामोश रहा, मगर फिर सख्ती से बोला, माँ जी,
मैं अपना फर्ज पूरा करके गया था। सुमित्रा जी के चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ उभरा था। फर्ज? तुम उसे मौत के मुंह में पहुंचा कर गए थे और बोल रहे हो कि तुम अपना फर्ज पूरा करके गए थे। तुम्हें एहसास है तुम बोल क्या रहे हो? शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे? आज जो आदित्य तुम्हारे कमरे में था और एक ढाल की तरह तुम्हारी पत्नी के सामने खड़ा हुआ था, वो इसलिए क्योंकि आदित्य ने देखा था कि तुम्हारी पत्नी किस दर्द से तड़प रही थी। उसका खून बह रहा था, वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। आदित्य ने सुना था कि अगर इसे थोड़ी देर और हॉस्पिटल न पहुंचाया जाता तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी। और तुम आगे से कह रहे हो कि तुम अपना फर्ज पूरा करके गए थे। यह है तुम्हारा फर्ज? सामर्थ्य ने बेचैनी से करवट बदली। आपने तो मुझ पर दबाव डाला था कि लंदन जाने से पहले इसे प्रेग्नेंट करूं। पूरी हवेली यही चाहती थी। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। सुमित्रा जी एकदम से खड़ी हो गई। धिक्कार है तुम पर। सामर्थ, मर्द कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। मैंने तुमसे पोता मांगा था, ये नहीं कहा था कि एक मासूम लड़की की जान खतरे में डाल दो। सामर्थ भी गुस्से में खड़ा हो गया। अब सारा इल्जाम मेरे सर पर मत डालिए माँ जी। आप सबको सिर्फ नतीजा चाहिए था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसे क्या सहना पड़ेगा। सुमित्रा जी की आवाज कांप रही थी। उसने तुमसे मना किया था। सामर्थ की नजरें एक लम्हे के लिए झुकी मगर फौरन दोबारा सख्त हो गई। वो मेरी पत्नी है, ये जवाब नहीं है। सुमित्रा जी चीख उठी थी। वो इंसान है। सामर्थ्य इसका शरीर है, उसकी मर्जी है, उसकी तकलीफ है। सामर्थ्य ने दांत भींच लिए। बस करिए माँ जी। सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली और शांत मगर फैसले वाले अंदाज में बोली, अब बेहतर यही है कि तुम उसे तलाक दे दो। मैं इसके लिए एक और फैसला कर चुकी हूँ। सामर्थ की आंखों में फौरन से सख्ती आ गई। आदित्य। सुमित्रा जी खामोश रहीं। वो नफरत से हंसा था। मुझे ये ख्याल आया था, आप चाहती हैं कि मैं अवनी को तलाक दूं और फिर आप उसकी शादी आदित्य से करा दें। जी हाँ, सुमित्रा जी ने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि वो कम से कम औरत को इंसान समझता है, उसकी सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी परवरिश सही तरह से नहीं कर पाई। सामर्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं उसे तलाक दूंगा। नहीं माँ जी, इस उसने बात काट दी। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे हर कीमत पर अपने पास रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमित्रा जी ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम अब भी अपने घमंड पर कायम हो। तुम्हें उसकी हालत देखकर भी दया नहीं आई। दया की बात नहीं है। सामर्थ ने ठंडे लहजे में कहा, बात मेरी पत्नी की है। तुम बहुत गलत कर रहे हो सामर्थ। सुमित्रा जी ने दुख से कहा था, और याद रखना, इस गलती की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सामर्थ ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बेपरवाही से कहा, भाड़ में जाए कीमत और भाड़ में जाए सब कुछ। अब मैं यहीं आ गया हूँ तो इसे अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। कुछ महीने यहीं रहूंगा। सुमित्रा जी ने पीछे से पुकारा, बेटा, जिद में इतना आगे मत जाओ कि वापसी का रास्ता ना बचे। सामर्थ्य एक लम्हे को रुका मगर पलटा नहीं, सिर्फ ठंडे लहजे में बोला, वापसी का रास्ता मैंने खुद चुना है माँ जी। ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि सुमित्रा जी वहीं खड़ी उसे जाते देखती रहीं। फिर धीरे से बेड पर बैठ गई और दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। हे भगवान, ये लड़का अपनी जिद में खुद भी बर्बाद हो जाएगा और उस बच्ची को भी कर देगा। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि फैसला क्या मोड़ लेगा। वो हर कीमत पर सामर्थ्य से अपनी को अलग करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें साफ नजर आ रहा था कि अब सामर्थ्य आदित्य को नीचा दिखाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि मासूम सी अवनी को तकलीफ देगा। और यही बात इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी से रोशन हुआ था। अवनी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो अगले ही लम्हे उसके लिए डरावना साबित हुआ था। सामर्थ बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी तरफ देख रहा था। ऐसे देखते अवनी के कदम जैसे जमीन में जम गए थे। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। उसका दुपट्टा भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो बिस्तर से उठा और सख्त निगाहों से उसे देखते हुए बोला, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हें? मेरी पत्नी होते हुए किसी दूसरे मर्द के सपने देखने लगी हो? अवनी ने कांपते हुए कहा, सामर्थ, मेरे बारे में ऐसी बातें मत करिए। मैंने किसी को पसंद नहीं किया। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा, तो फिर कल मेरी माँ को ये क्यों कहा गया?
तुमने की मुझसे छुटकारा चाहिए, और कल रात मेरे सामने किस खुशी में चीख रही थी तुम। अवनी की आंखें भर आईं। मैं खुशी से नहीं चीख रही थी, मैं डर से चीख रही थी। मुझे लगा था आप दोबारा मेरे करीब आएंगे, इसलिए मैं डर गई थी। सामर्थ के चेहरे पर सख्ती आ गई। अपने पति से इस तरह बात करने की तुम्हें इजाजत किसने दी? अवनी ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आप मेरे पति जरूर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं। तुम्हें फैसला करने का हक किसने दिया कि रिश्ता खत्म होगा या नहीं? उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं चाहूंगा वही करना होगा। अवनी का दिल जैसे इस शब्द से और टूट गया था। मैं इंसान हूं, कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं, जिस पर आप जब चाहें अपना हक जता लें। आपने मुझे इस हाल तक पहुंचाया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं कई घंटों दर्द में रही थी, और आज भी मेरे शरीर में इतनी तकलीफ है कि ठीक से चल नहीं सकती। आपको फिर से सिर्फ अपना हक याद आया है। सामर्थ कुछ कहने लगा, मगर वो रुकी नहीं। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपको बार बार मना किया, आपके सामने रोई थी, आपसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको पति का वो मुकाम दूं जो आपने अपने काम से खुद खो दिया है। सामर्थ ने जबड़ा भींच लिया था। मैंने जो कुछ किया दोबारा नहीं करूंगा। अवनी ने फौरन सिर हिला दिया। नहीं, सिर्फ दोबारा ना करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जो कुछ हो चुका है वो मेरे अंदर रह गया है। जब भी आप मेरे करीब आते हैं, मुझे वही डर महसूस होता है, वही रात याद आती है, वही दर्द याद आता है। मैं अब आपसे डरती हूँ। उसके लहजे में इतनी बेबसी थी कि सामर्थ कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अवनी ने आंखें बंद करके आंसू रोकने की कोशिश की, फिर धीमी मगर साफ आवाज में बोली, और आप ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं अब आपको पति का वो मुकाम दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं आपको इज्जत नहीं दूंगी कि आप दोबारा मुझे हाथ भी लगाएं। सामर्थ ने हैरत से देखा। तुम मेरी पत्नी होकर रोक रही हो? जी हाँ। अवनी ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया था, क्योंकि आप वो फर्ज पूरा नहीं कर पाए जो एक पति को करना चाहिए था। पति अपनी पत्नी की सुरक्षा करता है, उसकी तकलीफ समझता है, उसकी बात सुनता है, उसे अपनी इच्छा पूरी करने का जरिया नहीं बनाता। सामर्थ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक तकलीफ दे रंग उभरा था, मगर वो उसे छुपा गया। चाहती क्या हो तुम? अवनी की पलकों से आंसू टूटकर गालों पर गिरने लगे। आपसे छुटकारा चाहती हूँ। बस मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, और अगर मैं तलाक ना दूं, अवनी ने कांपते हुए कहा, तो मैं पूरी जिंदगी आपसे दूर रहूंगी, मगर अपने आप को दोबारा इस डर में नहीं धकेलूंगी। सामर्थ ने उसे गौर से देखा। तो मुझे इतना बुरा समझती हूँ? अवनी का सब्र फिर से टूट गया। बुरा? आपने मुझे खुद बताया था कि मेरी तकलीफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे कहा था कि आपको सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है। फिर आज आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझती हूँ? सामर्थ खामोश हो गया। अवनी ने आंसू साफ करते हुए कहा, आप मेरे लिए पति नहीं रहे सामर्थ, अब वो इंसान बन गए हैं जिससे मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। ये शब्द सीधे उसके दिल पर लगे थे। वो कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे पहली बार उसे इस शब्दों के पीछे छुपी हुई तकलीफ सुनाई दे रही हो। वो खुद को जालिम नहीं समझता था। उसे यकीन था कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां कर सकता है, मगर इंसानियत नहीं खो सकता। मगर आज इसी लड़की की आंखों में अपने लिए डर देखकर उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। उसने नजरें चुरा लीं। कुछ कहना था, मगर शब्द साथ न दे सके। फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अवनी ने उसे जाते देखा तो उसके कदम दरवाजे पर एक लम्हे के लिए रुक गए, मगर वो पलटा नहीं, बस भारी आवाज में इतना कहा, मैंने कहा ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अवनी ने आंखें बंद करके जवाब दिया, लेकिन जो कुछ हो चुका है वो तो नहीं मिटेगा। सामर्थ के कदम जैसे इस बात पर एक लम्हे को रुक गए थे। फिर वो कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया, और पहली बार उसके दिल में गुस्से से ज्यादा एक बोझ था, जिसका नाम शायद पछतावा था। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। अपनी किचन में खड़ी कामवाली को रात के खाने के बारे में बता रही थी। आज खाना जरा हल्का बनाना, माँ जी ने भी कम खाना खाना है, और मेरी तबीयत भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई।
सब्जी और दाल बना लेना, ज़्यादा मिर्च मत डालना। कामवाली ने इस बात में सर हिलाया था कि अवनी को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो आदित्य कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा था। कुछ चाहिए आपको आदित्य? आदित्य ने ना में सिर हिला दिया। नहीं, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मेरी बात सुन लेगी? अवनी ने कुछ पल उसे देखा, फिर खामोशी से सिर हिला दिया। जी कहिए। दोनों हॉल में आकर एक दूसरे के सामने बैठ गए। आदित्य ने बात शुरू करने से पहले उसके चेहरे को गौर से देखा। सबसे पहले ये बताइए, तबीयत अब कैसी है आपकी? कोई तकलीफ तो नहीं? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। अवनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, और कल रात जिस तरह आप मेरे लिए खड़े हुए, मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आप समय पर ना आते तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डर जाती। आदित्य ने फौरन कहा, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रक्षा करना मेरा फ़र्ज है। कुछ पल वो खामोश रहा, जैसे असली बात कहना उसके लिए आसान ना हो। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद आपके लिए हैरान करने वाली हो। अवनी के चेहरे पर सवाल उभरा, क्या बात है? आदित्य ने नजरें झुकाकर कहा, सुबह इस बात का जिक्र माँ जी ने मुझसे किया था। दरअसल माँ जी चाहती हैं कि सामर्थ और आपकी तलाक हो जाए, और इसके बाद वो आपका और मेरी शादी करवाना चाहती हैं। अवनी जैसे एक लम्हे के लिए शांत हो गई। आदित्य को देखा, मगर चेहरे पर हैरत से ज्यादा एक गहरी उलझन थी। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ? जी, आदित्य ने फौरन कहा, मैं आप पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता। माँ जी की ख्वाहिश अपनी जगह है, मगर आपकी मर्जी सबसे ज़रूरी है। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं खुद माँ जी से बात करूँगा। अवनी ने कुछ देर नज़रें झुकाए रखी, फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, मेरे लिए अब किसी भी मर्द पर भरोसा करना आसान नहीं रहा आदित्य जी। आदित्य खामोश रहा। आपको शायद मालूम नहीं, अवनी की आवाज़ भर गई थी, बचपन से मेरा नाम सामर्थ के साथ जोड़ा जाता था। घर के बड़ों की बातें सुनते सुनते मैं भी धीरे धीरे उनके लिए दिल में जगह बनाने लगी थी। मैंने सुबह की पूजा में उनके साथ की प्रार्थनाएं मांगी थी। मैंने भगवान से यही मांगा था कि अगर मेरे नसीब में शादी है तो इन्हीं के साथ हो। आदित्य के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। अवनी ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, फिर जब मेरी शादी उनसे हुई तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी। मुझे लगा था मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, मगर मेरी वो प्रार्थनाएं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई थी। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी शब्द ही मेरे अंदर डर पैदा कर देगी। अब जब भी कोई रिश्ता या पति शब्द सुनती हूँ तो मुझे वही सब याद आ जाता है। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए फैसला कितना मुश्किल होगा, लेकिन आपको मेरे बारे में अभी कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। अवनी ने उसकी बात काट दी। मुझे यह भी नहीं मालूम कि माँ जी आखिर क्या फैसला करेंगी। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी शादी आपसे होगी या नहीं। सच कहूँ तो अभी मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वो कुछ पल खामोश रही, फिर मजबूत लहजे में बोली, बस एक बात ज़रूर चाहती हूँ, जो भी मेरे हक में हो वही हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सामर्थ्य अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान पर मैं भरोसा ही नहीं कर सकूं, उसके साथ रिश्ता कैसे निभा सकती हूँ? जिस इंसान ने मेरी तकलीफ को तकलीफ समझा ही नहीं, मैं उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी कैसे सौंप दूँ? आदित्य ने नज़रें झुका ली, फिर धीरे से पूछा, और अगर माजिद ने मेरे बारे में फैसला किया तो आपको मेरे बारे में क्या ख्याल रहेगा? अपनी कुछ पल खामोश रही, जैसे अपने अंदर कुछ तोड़ रही हो। फिर धीरे से बोली, आदित्य जी, मैंने हमेशा माँ जी के फैसलों के सामने सिर झुकाया है। वो मेरे लिए सिर्फ सास नहीं, माँ है। अगर उन्होंने मेरे हक में आपका फैसला किया तो मैं इनकार नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे एक बात चाहूँगी। आदित्य ने फौरन पूछा, क्या? मुझसे कभी किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं शायद फौरन किसी रिश्ते को दिल से कबूल ना कर सकूं। मुझे वक्त लगेगा। आदित्य ने संजीदगी से सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, आपको जितना वक्त चाहिए होगा मिलेगा। अवनी ने हल्का सा सिर झुकाया। शुक्रिया आदित्य जी, ये कहकर वो उठकर कमरे की तरफ चली गई।
आदित्य वहीं बैठा उसे जाता देखता रहा। इन दोनों को मालूम नहीं था कि हॉल के दरवाजे के पीछे खड़ा सामर्थ इनकी पूरी बातचीत सुन चुका था और उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया और फिर जैसे अवनी के एक एक शब्द ने उसके गुस्से को अंदर से तोड़ दिया था। सामर्थ के साथ के लिए मैंने प्रार्थनाएं की थी मगर अब वो इंसान मुझे नहीं चाहिए। उसके शब्द जहर की तरह थे। वो अपनी जिद और घमंड में एक मासूम लड़की को बुरी तरह से तोड़ चुका था मगर अब वो फैसला ले चुकी थी। सामर्थ ने सोचा कि वो जो भी करेगा लेकिन इसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। यही सोचकर वो घर से निकल गया था। वो वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। एक हफ्ता बीत गया। आज आम दिनों जैसा दिन था। अपनी अपने कमरे में खामोश बैठी थी जब कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला और सुमित्रा जी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में कुछ पेपर वगैरह थे और चेहरा बहुत ही पीला था। वो धीरे से अवनी के पास आकर बैठी और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? अवनी ने हल्का सा सिर हिलाया। पहले से बेहतर हूँ माँ जी। फिर उसने गौर से सुमित्रा जी का चेहरा देखा। लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या हुआ है? सुमित्रा जी ने जवाब देने के बजाय वो पेपर उसके सामने कर दिए। अवनी पल भर उन्हें देखती रही फिर भारी आवाज में बोली, अवनी, सामर्थ तुम्हें तलाक देकर लंदन चला गया है। ये तलाक के पेपर हैं बेटा, साइन कर दो। अवनी को लगा जैसे किसी ने अचानक उसके सीने के अंदर से सांस खींच ली हो। उसकी नजरें कागजों पर जम गई थीं। उंगलियां अचानक कांपने लगी थीं। तलाक। उसके होठों से सिर्फ यही शब्द निकला। सुमित्रा जी ने उसका हाथ थामना चाहा मगर वो कुछ पल शांत बैठी रही। आंखों के सामने वही शख्स घूम गया जिसके नाम की प्रार्थनाएं उसने पूजा में मांगी थी, जिसे कभी अपना नसीब समझकर खुश हुई थी और जिससे अब हमेशा के लिए दूर होना था। आंखों में आंसू भर आए मगर उसने उन्हें पलकों से रोक लिया था, जैसे खुद को टूटने की इजाज़त नहीं देना चाहती हूँ। फिर खामोशी से सामने रखा पेन उठाया और एक एक करके कागजों पर साइन कर दिए। हर साइन के साथ उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर मौजूद कोई आखिरी उम्मीद भी मिटती चली जा रही थी। पेन रखते हुए उसने नजरें झुका लीं। सुमित्रा जी ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने जाते हुए कहा था, अगर मुमकिन हो सके तो उसे माफ कर देना। अवनी की पलकें भीग गईं। सुमित्रा जी की आवाज़ भी काँप गई थी। वो बहुत रोया था अवनी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। बार बार बोल रहा था कि उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और शायद तुम्हारे काबिल ही नहीं था। अवनी ने आंखें बंद कर ली मगर आंसू बह निकले। वो चला गया। हाँ बेटा, हमेशा के लिए तो नहीं। फिलहाल जरूर तो वो एक बात कहकर गया है। सुमित्रा जी ने उसका हाथ दबाया। वो चाहता है कि अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी शादी आदित्य से करवा दूं, लेकिन मैं तुम पर कोई फैसला नहीं थोपूंगी। तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा समय है। आराम से सोचो, अपने दिल से पूछो और फिर मुझे जवाब देना। मैं अब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहती। अवनी ने खामोशी से सिर झुका लिया। सुमित्रा जी ने उसके माथे को चूमा, फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही अवनी के सब्र का बांध टूट गया था। वो बिस्तर पर झुककर अपना सर दोनों हाथों में थामे फूट फूट कर रोने लगी थी। क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? बचपन में माँ बाप चले गए थे। आज वो रिश्ता भी खत्म हो गया जिसे उसने अपनी दुआओं में मांगा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी ने इसके हाथ में कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ एक एक करके सब कुछ छीन लिया हो। वो देर तक रोती रही, यहाँ तक कि उसके आंसू भी सूख गए मगर दिल का दर्द कम न हुआ। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। कुछ महीने बीत गए। इस दौरान वो कई बार रोई थी लेकिन एक शिकवा अपनी जुबान से नहीं निकाला था। आज आम दिनों जैसा दिन था। अपनी हॉल में खामोश बैठी थी। अपने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए हुए थी। जब आदित्य आकर उसके बराबर में बैठ गया, अचानक इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो एक लम्हे को चौंकी मगर आदित्य को देखकर खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। आदित्य ने नरमी से पूछा, कैसी हैं आप? तबीयत अब ठीक है आपकी? अवनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कुछ पल खामोश रहा फिर बोला, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो रही थी। अवनी ने धीरे से सिर हिलाया, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है। आदित्य ने गहरी सांस ली, आपको मालूम है ना,
माँ जी अगले हफ्ते हमारी शादी करवा रही हैं। अवनी ने सर हाँ में हिलाया। फिर कुछ रुकने के बाद पूछा, क्या आप राजी हैं? मेरा मतलब है कि किसी दबाव में आकर तो ये शादी नहीं कर रहे। आदित्य के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं अवनी, मैं अपने फैसले किसी के कहने पर नहीं लेता। वो पहली बार पूरी ध्यान से उसे देखने लगा था। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं जिंदगी का एक सच आज आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बचपन से पसंद करता हूँ। शायद ये बात कभी आपको मालूम ना हो, क्योंकि घर में सब आपका नाम सामर्थ भाई के साथ जोड़ते थे, और इसलिए मैं अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाया। मैंने सोचा था शायद यही मेरा नसीब है। मगर जब वो रिश्ता ख़त्म हो गया और भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने प्यार को पवित्र रिश्ते से पा सकूं, तो मैं पीछे नहीं हटना चाहता। अवनी ही उसे हैरत से देखती रही। आदित्य ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद दोस्ती का रिश्ता इसलिए नहीं चल सका कि मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में मांगता था। बुजुर्ग कहते हैं ना, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान के सामने हाथ फैलाता है तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैंने आपको मांगा था, मगर कभी आपके नसीब पर अपना हक नहीं जताया। आज भगवान ने अगर मुझे मौका दिया है तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। अपनी काफ़ी देर खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे आज समझ आया कि मुझे सामर्थ क्यों नहीं मिले। आदित्य ने हैरत से उसे देखा। क्यों? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, क्योंकि शायद मेरी दुआओं में वो यकीन नहीं था जो आपकी दुआओं में था। मैंने उन्हें मांगा था क्योंकि बचपन से उनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। फिर धीरे धीरे लगाव हो गया और मुझे लगा यही मेरी खुशी है। भगवान ने मेरी दुआ तो कबूल की थी, मगर शायद उस दुआ में मेरे हक के लिए भलाई नहीं की थी। उसकी आंखें भीग गईं। वो जाते हुए माफ़ी मांग कर गए हैं। मैं चाहती तो उन्हें माफ़ कर सकती थी, लेकिन माफ़ करना और दोबारा उसी रिश्ते में लौट जाना दो अलग चीज़ें हैं। मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा है। जो इंसान खुद को भगवान की दी हुई अमानत समझता है, वो खुद को पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में नहीं रख सकता। इसलिए मैंने वो रिश्ता ख़त्म किया। आदित्य खामोशी से सुनता रहा। अवनी ने नज़रें झुका ली। और अब अगर मैं आपसे रिश्ता जोड़ने का फैसला कर रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि माँ जी चाहती हैं। मैंने इस समय में आपको बहुत सोचा था। मैंने आपके व्यवहार को देखा था। बचपन से आज तक आपको जाना। आपने कभी मेरे फैसले पर कब्जा नहीं किया, कभी मेरी मर्जी को अपनी ख्वाहिश से कम नहीं समझा। बस मेरी एक उम्मीद है। आदित्य ने फौरन कहा, कहिए। मेरा दिल कभी मत तोड़िएगा। आदित्य की आंखें नम हो गई थी। मैं मर जाऊंगा, मगर आपको जानबूझकर कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं आपका पति बनना चाहता हूँ, मालिक नहीं। आप मेरी जिम्मेदार होंगी, मेरी जायदाद नहीं। अवनी ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर सिर झुका लिया। फिर मुझे भगवान के फैसले पर भरोसा है, आदित्य ने धीरे से कहा, और मैं हर दिन इस भरोसे को निभाने की कोशिश करूंगा। इन दोनों के बीच खामोशी फैल गई थी, मगर ये खामोशी पिछले जख्मों वाली नहीं थी। इसमें एक नई शुरुआत का जुनून था। दोस्तों, अवनी ने सामर्थ के साथ क्या सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।